नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज आपके लिए मैंने यूनिट फर्स्ट करवा दी है। ठीक है, आप लोग जा कर के देखेंगे यूनिट फर्स्ट को, और ये आपकी यूनिट सेकंड है। टोटल 5 यूनिट है, ठीक है ना। तो आप लोगों को पूरे 5 वीडियो देखना है, एक एक प्रश्न को अच्छे ढंग से पढ़ना है, और मोस्ट क्वेश्चन जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उनको तो बिल्कुल अपनी सीरीज़ में या तो निशान लगा लें, या फिर हमने आपको पीडीएफ डाली गई है, उस पीडीएफ जिसके पास सीरीज़ नहीं है उन विद्यार्थियों के लिए मैंने पीडीएफ की सुविधा डाल रखी है। टेलीग्राम पर आप लोग जा करके देख सकते हैं। पीडीएफ डालने का उद्देश्य ये है कि जिन विद्यार्थियों की जिन क्षेत्रों में सीरीज़ नहीं मिल पाती है, बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, मुझे कॉल भी आते हैं, कमेंट भी आते हैं, तो उनके लिए मैंने पीडीएफ की सुविधा कर रखी है, और आप लोग उस पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ आपको रात्रि के 10 बजे डाली जाती है टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिएगा, आपके लिए अब मैं यूनिट नंबर सेकंड का एक बार रिवीजन करवा देता हूं, और मुख्य प्रश्न कौन से बनते हैं उन सभी को मैं बता देता हूं। एक बार ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों को आप लोग सभी को बारीकी से पढ़ के जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि कला शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में किन गुणों का विकास होता है? तो भैया चरित्र का विकास, सामाजिकता का, सौंदर्यता बोध का विकास, और सभी विकास होते हैं। उसके बाद में अगला प्रश्न आप लोगों का आता है यहाँ पर कि कला शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कला शिक्षण का मुख्य उद्देश्य याद रखिएगा, छात्र में सृजनात्मकता विकास करना ही कला शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। कला शिक्षण के अंतर्गत उत्प्रेरणा का अर्थ क्या है, या उत्प्रेरणा से क्या अभिप्राय है? तो भैया उत्प्रेरणा का अर्थ है कि छात्रों को कला के प्रति आकर्षित करना। आपसे 1 नंबर में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्ट में भी पूछा जा सकता है प्रश्न, कला शिक्षण में उत्प्रेरणा के क्या अभिप्राय है या क्या क्या उसके उद्देश्य हैं। तो छात्रों को कला के प्रति आकर्षित करना, छात्रों को उचित निर्देशन देना, और समय समय पर प्रमाण पत्र व पुरस्कार की व्यवस्था करना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि कला शिक्षण में बाल केंद्रित उपागम से क्या तात्पर्य है? तो भैया जो बाल केंद्रित उपागम होता है वो बच्चों के मनोविज्ञान को देखना और कला की शिक्षा देता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुत अच्छा प्रश्न है कि बालकों की सृजनशीलता को विकसित करने के लिए आवश्यक विधि कौन सी है? याद रखना साथियों, मुक्त अभिव्यक्ति विधि। मुक्त अभिव्यक्ति विधि, इसका मतलब होता है कि बच्चों को उसकी अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और अब उनकी सृजनशीलता का ताकि विकास हो सके। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7वां है, कीड़म कांटे की अवस्था। कीड़म कांटे की अवस्था में प्राय बालक की आयु कितनी होती है? आपको मैं इन अवस्थाओं के बारे में बाद में बताऊंगा, आप लोग याद रखिएगा। कीड़म कांटे की जो अवस्था है वो मानी गई है 2 से लेकर के 3 वर्ष के बीच में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि विद्यालय शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर कला शिक्षा के संदर्भ में बच्चों के लिए कौन सा अनुभव महत्वपूर्ण है? तो मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाना, ठीक है ना, ये कला है। ओके, आगे बात करते हैं विरेखन अवस्था। विरेखन अवस्था के अंतर्गत बालक कैसी रेखा खींचता है? तो साथियों टेढ़ी मेढ़ी रेखा खींचता है इस तरीके से। ओके, तो विरेखन अवस्था हो गई, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींचता है। रियलिज्म, रियलिज्म का मतलब होता है वास्तविक परिचय काल। याद रखना इसको, रियलिज्म का मतलब वास्तविक परिचय काल होता है, और इसमें आयु बच्चे की जो मानी जाती है वो 8 से 9 वर्ष के मध्य में मानी जाती है। याद रखेंगे सभी इस ऑप्शन को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बाल कला विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? तो भैया ये बाल कला विकास की विरेखन अवस्था पहली मानी जाती है। याद रखेंगे आपको कि बाल कला विकास की प्रथम अवस्था कौन सी है? विरेखन अवस्था। प्रश्न पूछा जा सकता है। और बालक के चरित्र की विकास की मुख्य अवस्थाएं कितनी है? आपको याद रखनी है 4 अवस्थाएं। आगे हम इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। कला शिक्षण के मुख्य उद्देश्य मैंने आपको बता दिए हैं कि कला शिक्षण के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से हैं। कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हुए उनके आसपास के वातावरण, प्रकृति से जुड़ाव और बंधुत्व भाव को जगाना और सृजन की ओर उन्मुख करना। कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों में सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता जागृत करना और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करना, ये कला शिक्षण के उद्देश्य हैं। चलिए आगे बात करते हैं अगले मुख्य प्रश्न की कि कला सिखाने का तात्पर्य क्या है? कि कला सिखाने का तात्पर्य है कि केवल हाथ के माध्यम से दक्षता हासिल करना ही नहीं, बल्कि कला शिक्षा के पीछे व्यक्ति के चरित्र और उसके सामाजिक बोध और सौंदर्यता का विकास करना कला सिखाने का उद्देश्य होता है। उसके बाद आगे है कि कोई भी संस्कृति या सभ्यता उच्च कोटि की थी अथवा नहीं, उपरोक्त कथन किस आधार पर कहा जा सकता है? तो भैया इसका कथन कह सकता है पुरातत्व विभाग द्वारा खोज कर निकाली गई वस्तुओं के आधार पर यह कहा
जाता है। इतना याद रखना है, पुरातत्व विभाग द्वारा खोज निकाली गई वस्तुओं के आधार पर हम कोई भी संस्कृति या सभ्यता को उच्च कोटि की अवस्था कह भी नहीं सकते और कह भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की। कलाकार कितने प्रकार के होते हैं? आपको याद रखना, कलाकार एक तो वे होते हैं जो केवल आंतरिक बोध यानी कि इंट्यूशन के द्वारा सृजन करते हैं, जो अपनी आंतरिक भावनाओं से, आंतरिक बोध के माध्यम से सृजन करते हैं। दूसरे वे प्रकार के होते हैं जो सृजनात्मकता का आधार उनकी क्या होती है? बौद्धिक अवस्था होती है, जो बुद्धि के माध्यम से सृजनात्मकता का आधार बनाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं, मुक्त अभिव्यक्ति को परिभाषित कीजिएगा। तो किसी कला के माध्यम से किसी भी, जैसे कला के किसी भी माध्यम से बालक द्वारा स्व प्रेरणा से अभिव्यक्ति देना ही मुक्त अभिव्यक्ति कहलाती है। और कला सृजन में मुक्त अभिव्यक्ति का क्या कहलाती है, क्या होता है ये? तो भैया कला सृजन में मुक्त अभिव्यक्ति क्या है? एक शिक्षण की विधि है। याद रखेंगे क्या है? एक शिक्षण की प्रमुख विधि है। अगला प्रश्न है, भारत शिल्पेर षडंग ने किन किन अंगों का उल्लेख किया है? मोस्ट प्रश्न है ये। 6 अंग आपको याद रखने, अच्छे से रट के जाना है 6 अंगों को। भारत शिल्पेर षडंग में किन 6 अंगों का उल्लेख किया है? तो आपको याद रखना, एक तो रूप भेदा, दूसरा प्रमाणानी, तीसरा भाव, और चौथा है लावण्य योजनम, 5वां है सादृश्यम, और 6वां है वर्णिका भंग। ये 6 के 6 अंग आपको याद रखने हैं और आगे हम इसका विस्तार से अगर वर्णन पढ़ेंगे तो पढ़ सकते हैं। चलिए, चित्र बनाते समय ब्रश में क्या क्या ब्रश के उपयोग में रखे जाने वाले कोई 2 सावधानियां। तो ब्रश का उपयोग किस तरीके से करते रहना चाहिए? तो साथियों, चित्र बनाते समय पहली चीज़ तो स्वच्छता का विशेषकर ध्यान रखें। दूसरा है कि एक रंग का ब्रश बिना साफ किए कभी भी दूसरे रंग में नहीं डालना चाहिए, और कार्य समाप्त होने के बाद ब्रश को अच्छे तरीके से साफ करके रख देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भैया आपकी जो मैंने अवस्था बताई बालक के चरित्र विकास की 4 अवस्था, तो एक बार इनका नाम लिख लीजिए। कीरम कांटे की अवस्था, और इसी को क्या कहते हैं? विरेखन अवस्था। ये बच्चे की प्रारंभिक अवस्था होती है। दूसरी अवस्था होती है प्रतीक काल अवस्था, और तीसरी होती है वास्तविक परिचय काल जिसको रियलिज्म कहते हैं, और चौथी है अपनी किशोर अवस्था। आगे हम इसका विस्तार से वर्णन करेंगे। चलिए अगला प्रश्न मुख्य है ये कि भाई कला शिक्षा के द्वारा चित्र का विकास किस तरीके से होता है, उसकी अवस्था कौन कौन सी है, इसको अच्छे से याद रखना। मैं बताऊंगा आपको कला शिक्षा क्या है, मैंने आपको बता दिया। आप लोग इसका भी आंसर ला सकते हैं और पहले भी आपको बता दिया था मैंने। कला शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हैं? तो याद रखना कि कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास का करना, उनके चरित्र विकास और सामाजिक बोध, सौंदर्य बोध, ये मैंने पहले बता दिया। और कला शिक्षण के माध्यम से बच्चों के जीवन को प्रभावित करते हुए उनके आसपास के वातावरण, प्रकृति से जुड़ाव, ये भी मैंने आपको बता दिया। और कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सौंदर्य परक संवेदनशीलता और मूल्य का व्यक्ति का विकास किया जा सकता है। तो कला शिक्षा का उद्देश्य आपको याद रखना है। पहला पॉइंट तो यही है, कला शिक्षा का उद्देश्य, पहली चीज याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक स्तर पर कला शिक्षा का महत्व क्या है? तो कला शिक्षा का प्रारंभिक स्तर पर यानी कि बच्चा प्राथमिक स्तर पर होता है तो उसके क्या क्या महत्व होते हैं? तो कला शिक्षा के द्वारा बच्चों को संरचित पाठों की अपेक्षा अधिक सृजन तरीके से उनको सीखने की अनुमति देता है। इसमें गलती होने का भय बिल्कुल नहीं होता। यहाँ उन्हें भयभीत किए बिना ही इधर उधर के काम करने की स्वीकृति होती है। और कला शिक्षा स्वविश्लेषण, सम्मान और स्व अनुशासन के स्तर को भी बढ़ाता है। यह व्यावहारिक अभिरुचि को विकसित करता है और चिंतन को सुसाध्य बनाता है। तो ये पॉइंट आपको रट के जाने हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए आता है, यहां पर देखिएगा। नेक्स्ट है केवल मुख्य देखो मुक्त अभिव्यक्ति मैंने आपको बता दी परिभाषा। अगर आपको थोड़ा विस्तार से पढ़ना है तो इस प्रश्न को आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। कला सृजन के अंतर्गत ये देखिए, चित्र बनाने में विषय वस्तु के चयन में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसको तो आप लोग रट के जाएंगे। तो देखिएगा, बच्चों का विभिन्न कला विधाओं में प्रारंभिक कार्य करने से पहले एक विषय का चयन करना कला प्रक्रिया का महत्वपूर्ण चरण है। अतः विषय से संबंधित अधिकतम जानकारी लेना और स्रोतों का ज्ञान होना अति आवश्यक है। चित्र बनाने के लिए बच्चों को पूरी टोली को कोई सरल कहानी सुनाना और उसके बाद उस कहानी का चित्रण करने को कहना। कहानी बच्चे स्वयं भी सुना सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 बच्चे अलग अलग कहानियां भी सुनाएं और टोली के माध्यम से भी कहानी सुनाएं। तो इस तरीके से आप लोगों को इस प्रश्न को कंप्लीट पढ़ के जाना है। बच्चे हमेशा एक चित्र बनाते हैं,
बच्चा हमेशा एक ही चित्र बनाते हैं। इस समस्या का निराकरण और निवारण किस तरीके से कर सकते हैं आप लोग? क्या कारण हो सकता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं एक ही चित्र को हमेशा बनाते रहते हैं? कला प्रवृत्ति बच्चे की समग्र शिक्षा का दर्पण होती है। कलाकृति क्या होती है? कला प्रवृत्ति बच्चे की समग्र शिक्षा का दर्पण है और बच्चे हमेशा एक ही चित्र बनाता है। नया चित्र बनाने का प्रयास नहीं करना जरूर किसी कमजोरी का लक्षण है। बच्चे के मन में कोई नई बात प्रवेश नहीं कर रही, या तो उसके मन में कोई नई बात प्रवेश नहीं कर रही है, या फिर जो शिक्षा उसे मिल रही है वह ऊपर ही ऊपर रह जाती है। शिक्षक को अगर इस बात का बोध हो जाए कि बच्चे एक ही बार बार चित्र को बना रहा है, इसलिए बना रहा है कि उसकी शिक्षा में कुछ दोष है, जो शिक्षा उसे दी जा रही है उसे वो स्पर्श नहीं कर पा रही है। ठीक है ना? तो यह आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, देखिएगा अगला प्रश्न आप लोगों को बताता हूं। मुख्य प्रश्न ये देखिए, आधुनिक काल में कला शिक्षा का बालकों पर क्या प्रभाव पड़ा? ये निशान लग रहा है ना, तो ये आप लोग राइट कर लेना इसको, है ना। ये उस समय की बात है जिस टाइम पे मैं पढ़ता था, उस समय पर मैंने ये निशान क्रॉस लगा दिया था। मैंने कि ये प्रश्न नहीं आएगा तो नहीं आया था। ठीक है भाई, तो आधुनिक काल में कला शिक्षण का बालकों पर क्या प्रभाव पड़ा ये आपको बताना है। और आप लोग पढ़िएगा इस प्रश्न का उत्तर कि कला सिखाने का मतलब है केवल हाथ के माध्यम से दक्षता प्राप्त करना नहीं, बल्कि कुछ चित्रकारी और दस्तकारी की खूबसूरत चीज़ों का निर्माण उसका अध्ययन नहीं होता। कला शिक्षण का अर्थ है बच्चे के चारित्रिक, उसके सामाजिक और बोध सौंदर्य का विकास करना। ठीक है ना? तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों में कलात्मक अभिरुचि पैदा करने के लिए अपनी पाठशाला में कौन कौन से आप लोग प्रयास करेंगे? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अच्छा प्रश्न है, इसको आप लोग लगा लें निशान पूरी तरीके से। और अब आपको पढ़ के जाना है इस प्रश्न को अपनी PDF में से या अपनी सीरीज में से। जैसे इसके पॉइंट में आपको बता दूं कि भाई कला शिक्षण अनिवार्य रूप से विषय में शामिल करना। दूसरी चीज़ है कि कला विशेषज्ञ की नियुक्ति करना। तीसरा पॉइंट है अन्य विषयों के साथ संबंध स्थापित करना। और नंबर 4 पॉइंट है कि विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना। और नंबर 5 पॉइंट है विभिन्न कलाओं को सिखाने की उचित व्यवस्था करना। आप लोग ये पॉइंट याद रखेंगे और आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। प्रतियोगिता का आयोजन करना। अगला प्रश्न है कि कला शिक्षण विधियों के चयन के लिए आप लोग ध्यान रखने की बातें कौन कौन सी हैं? तो देखिएगा कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है। वही शिक्षण उपयोगी होता है, वही शिक्षण विधि उपयोगी है जो बालक की सामर्थ्य, आयु और आवश्यकता के अनुसार, रुचि के अनुसार उसको समझाए। और शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। पहली चीज़, जो विधियाँ शिक्षण क्षेत्र में बालकों को क्रियाशील बनाए रखती हैं वे अधिक उपयोगी मानी जाती है। अतः शिक्षण विधि बालकों के लिए क्रियात्मकता के लिए अग्रसर या अवसर प्रदान करती है। क्रिएटिविटी होनी चाहिए बच्चे के अंदर। उसके बाद कि जो शिक्षण विधि बालकों की मूल प्रवृत्ति को विकसित करने का अवसर देती है वह सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। शिक्षण विधि वही मानी जाती है जो बालकों को पर्याप्त अभ्यास के लिए अवसर प्रदान करती है। और शिक्षण विधि ऐसी होनी चाहिए जो बालक के साथ में अधिकारित व्यक्तिगत संपर्क स्थापित कर सके। और वह विधि जो निर्धारित उद्देश्य और ध्येय को पूरा करने में सहायक सिद्ध होती है वही उपयोगी शिक्षण विधि है। और शिक्षण विधि वही उत्तम मानी जाती है जिसमें छात्रों को पूर्व ज्ञान का सहारा लेकर के शिक्षण करवाया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, कला शिक्षण में कौन कौन सी विधियां होती है? एक बार इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से डिटेल्स के साथ में पढ़ के जाएंगे। अब कौन कौन सी विधियां हैं मैं आपको एक बार बता देता हूं, नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है अनुकरण और अभ्यास विधि। अनुकरण एवं अभ्यास दो विधियां हैं इसकी, अनुकरण अभ्यास और दूसरी मुक्त अभिव्यक्ति। तो अनुकरण अभ्यास को आप लोग पढ़ के जाएंगे अच्छे से। उसके बाद अगला प्रश्न है मुक्त अभिव्यक्ति विधि। ये विधि को भी आप लोग अच्छे से पढ़ के जाएंगे। दो विधियाँ मैंने आपको बताई हैं, इन दोनों विधियों को कला शिक्षण को विकसित करने का सबसे सर्वोत्तम तरीका माना जाता है। ये दोनों विधियाँ। चित्रकला की अवस्था कौन कौन सी है? तो देखो अब इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे कि चित्रकला की अवस्था कौन कौन सी है जो बच्चे का चारित्र विकास में योगदान देती है। तो 4 अवस्था है, कीड़म कांटे की अवस्था जिसको ब्रेकन अवस्था कहते हैं, प्रतीक काल, वास्तविक परिचय काल और किशोर अवस्था। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग डिटेल्स के साथ में पढ़ेंगे। कीड़म कांटे की अवस्था जो होती है बच्चे में, वो पेंसिल पकड़ने के लायक शुरू होने से लेकर के कागज पर केवल लकीरें घसीटता रहता है। इस अवस्था में कोई विशेष वस्तु का चित्र नहीं बनाता है। ठीक है ना। दूसरा है प्रतीक काल अवस्था। इस अवस्था में बच्चा हाथ चलाने की शुरुआत के बाद में बाहर की दुनिया के आकारों को संबंध रखने में चित्र बनाने लगता है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। तीसरा पॉइंट है कि वास्तविक परिचय काल। इस वास्तविक परिचय काल के अंतर्गत धीरे धीरे प्रतीकों में बदलने लगता है बच्चा, और उन चीज़ों के बारे में जैसे हमने किसी चीज़ का चित्र बना दिया प्रतीक के रूप में, तो उस चीज़ को आप लोग जैसे आदमी के चेहरे का प्रतीक है, ठीक है ना, तो उस तरीके से वो पहचानने लग जाएगा। चौथी है उसकी किशोर अवस्था। कौन सी है? किशोर अवस्था, उसके बाद की अवस्था। तो इस चारों ही अवस्थाओं को आप लोग अच्छे से याद करके जाना है, और ये चरित्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो साथियों, ये बहुत अच्छा यूनिट था
और ये यूनिट आपका 5 नंबर का है, याद रखेंगे 5 नंबर का यूनिट है और यूनिट नंबर सेकंड है, ये 5 नंबर की है। आप सभी को पूरा 5 नंबर दिलाएंगे, आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एक एक यूनिट को 5 यूनिट है, ज़्यादा बड़ा पेपर भी नहीं है, केवल 30 अंक का पेपर होगा आपका, और इसमें से आपको 12 नंबर लाना कंपलसरी है। चलेगा, आपको PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा चैनल को, कि STC की क्लासें केवल हमारे यूट्यूब चैनल पर ही चल रही है। धन्यवाद।